नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। एडवांस किड्स एकेडमी जीरापुर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा प्रकरण है कक्षा छठी से संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भाषा, जिसके शिक्षण बिंदु कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम देखेंगे भाषा तथा व्याकरण परिचय, दूसरा भाषा के प्रकार, तीसरा व्याकरण, चौथा व्याकरण के अंग, पांचवा स्मरणीय बिंदु और छठा अभ्यास। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अर्थात, हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। किसी भी भाषा को जानने तथा समझने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। संस्कृत हमारे देश की ही नहीं अपितु विश्व की प्राचीनतम भाषा है। इसका साहित्य अत्यंत विशाल तथा अगाध है। इसको जानने के लिए हमें संस्कृत व्याकरण को जानना परम आवश्यक है। आइए आज हम इस ज्ञान के इस विशाल भंडार को पाने के लिए हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत भाषा और व्याकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने मन के विचारों और भावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट कर सकता है। मनुष्य के पास ही एक ऐसी शक्ति है जो उसे अन्य जीवों से भिन्न करती है, और वो शक्ति है वाणी। वाणी भाषा के रूप में मुखरित होती है। इसी के द्वारा मानव अपने भावों को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के भाव को ग्रहण करता है, यानी एक दूसरे के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। उसे ही वाणी कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के भावों या विचारों को ग्रहण करता है। यानी मनुष्यों में भावों एवं विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्यतः दो रूप है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा लिखकर, मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है। इसके अलावा भी एक अन्य इसका रूप है सांकेतिक, जो कि कुछ संकेत करके व्यक्त की जाती है। आइए अब इनको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। लिखित भाषा पत्र लिखना, किताब पढ़ना। मौखिक भाषा के उदाहरण है भाषण देना, गीत गाना। सांकेतिक भाषा के उदाहरण है घंटी बजाना, इशारे से बुलाना। भाषा का लिखित रूप अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा इसे दीर्घ काल तक सुरक्षित भी रख सकते हैं। पत्र प्राचीन काल से ही लिखित भाषा का उदाहरण रहा है। टेलीग्राम भी लिखित भाषा का ही उदाहरण है। मौखिक भाषा में कोई भी बात अपने मुख से उच्चारित करके कही जाती है। मौखिक भाषा में उसे दीर्घकाल तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, वो क्षणिक होती है। और वार्तालाप करना, ये मौखिक के उदाहरण हैं। यानी मुख के द्वारा कुछ भी बोला जाना मौखिक कहलाता है। सांकेतिक भाषा में कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से, पैरों से कोई इशारे करके व्यक्त करता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जिसे बच्चे का रोना सांकेतिक भाषा में आता है। एवं यातायात पुलिस का
इशारों में दिशा दिखाना भी सांकेतिक का एक उदाहरण है। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाते हैं। ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो ध्वनि चिन्ह हम भाषा में प्रयोग करते हैं लिखने में, बोलने में, उनको लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, इसकी लिपि देवनागरी है। पंजाबी गुरमुखी, उर्दू फारसी फारसी, अरबी अरबी, बंगला, रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रोमन। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरणस्य अंगाः भारत वर्णः, ये तीनों वर्ण है, अलग अलग तीनों वर्ण है। भारत एक पूरा शब्द है। भारत एक महान देश है, ये एक वाक्य है। वर्ण उस छोटे से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्ण को ध्वनि या अक्षर भी कहते हैं। वर्णस्य भेदः, वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला स्वरः, दूसरा व्यंजनम, तीसरा अयोगवाह। स्वरः, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है वह स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 13 है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री। स्वर से बनने वाले कुछ शब्द: आ से अजा, यानी बकरी। ई से ईशः, यानी ईश्वर। उ से उपवनम, यानी बगीचा। री से ऋतुराजः, अर्थात बसंत। ए से एनकः, यानी चश्मा। ओ से औषधि, अर्थात दवाई। व्यंजनम, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजनम कहा जाता है। व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों को निम्न वर्गों में इस प्रकार से बांटा गया है: क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। श, श, स, ह, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्ष, त्र, घ्य, स्र, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तथा ड़ और ड़, इन्हें उपक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, जिनका उपयोग खड़ी बोली में होता है। आइए अब देख लेते हैं व्यंजनों से बनने वाले कुछ शब्द। जैसे व से वृक्षारोपणम, अर्थात पेड़ लगाना। ध से ध्वज, अर्थात झंडा। ग से गृहम, अर्थात घर। च से चटका, अर्थात चिड़िया।
ज से जलम, जलम अर्थात पानी। ध से धावकः, धावकः अर्थात दौड़ने वाला। प से पत्राणि यानी पत्ते। ब से बकः यानी बगुला। इस प्रकार से ये प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है। आज के स्मरणीय बिंदु कुछ इस प्रकार से है। भाषा में सार्थक ध्वनियों का प्रयोग होता है, यह हमने पढ़ा है। भाषा के द्वारा मनुष्य विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा के अंग है वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं किसी अन्य प्रकरण के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।